हर हर महादेव बंधुओं, जय श्री राम, जय माता पार्वती। शंकर पार्वती वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बंधु, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मनुष्य जो विचार करता है वो उसके पास आते कहाँ से? मनुष्य प्रश्न क्यों करता है और ये प्रश्न मनुष्य के पास कहाँ से आते हैं? क्या यह केवल अनुभव है या फिर इसके पीछे कुछ गहरा तत्व ज्ञान है, कुछ गहराई है? एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या गाय भी वैसा ही कुछ सोचती होगी जैसा मनुष्य सोचता है? मेरे अनुसार तो मुझे नहीं लगता कि गाय वैसा कुछ सोचती होगी। और मेरे ऐसा कहने के पीछे का आधार है क्योंकि गाय की आवश्यकताएं अलग हैं, गाय की प्रकृति अलग है, गाय की चेतना अलग है, गाय का मानसिक विकास अलग है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य के पास ये प्रश्न आते कहाँ से हैं? और इसी प्रश्न पर आज हम चिंतन करने जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जिसके प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल। अब सांख्य दर्शन है क्या? ये एक द्वैतवादी दर्शन है, मतलब डुअल फिलॉसफी। इसमें मुख्य दो तत्व होते हैं, पुरुष और प्रकृति। यहाँ पर पुरुष का अर्थ मेल नहीं है, पुरुष का अर्थ है कॉन्शियसनेस और प्रकृति का अर्थ है जो अव्यक्त है, जो भी मटेरियल मैनिफेस्टेशन है इस पूरे यूनिवर्स की। अब सांख्य दर्शन इस बारे में बात करता कैसे है? इसे कहा जाता है अनुभव दर्शन। और ऐसा इसलिए क्योंकि महर्षि कपिल के अनुसार उन्होंने 25 तत्वों की व्याख्या की थी। 25 तत्व कुछ इस प्रकार हैं। पहली प्रकृति, फिर उसके बाद आता है बुद्धि, मानस, और फिर तीसरा आता है अहम, फिर आते हैं पंच महाभूत, फिर आते हैं 5 तन मात्राएं, फिर उसके बाद आती हैं 11 इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और मन है। मन को इंद्रेश भी कहा जाता है, अर्थात इंद्रियों का स्वामी। फिर उसके बाद आता है सबसे अंत में पुरुष, अर्थात कॉन्शियसनेस। तो अब हम इन सभी तत्वों को डिटेल में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये इसका पहला भाग है और इसमें हम 8 मूलभूत तत्वों की बात करेंगे, जिसमें प्रकृति, बुद्धि, विवेक और पंच महाभूत सम्मिलित होंगे। अब प्रश्न उठता है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि है मनुष्य की विवेक युक्त विचार शक्ति, जिसके माध्यम से वो उसके पास उपलब्ध ज्ञान, अनुभव और सूचना के आधार पर विचारों का चिंतन करता है, मनन करता है।
इसलिए विवेक सबसे आवश्यक है बुद्धि के लिए। फिर इसके बाद प्रश्न उठता है कि तो फिर प्रकृति क्या क्या है? प्रकृति है अव्यक्त। जो भी मटेरियल इस ब्रह्मांड में व्यक्त है, नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी, ये सभी उसमें आते हैं, क्योंकि पुरुष तो दृष्टा है। तो प्रकृति का अर्थ हुआ ये जितना भी मटेरियल विस्तार है ब्रह्मांड का, जो भी हमें दृष्टिगत होता है, वही प्रकृति है। फिर इससे आगे प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा है तो पंचमहाभूत क्या हैं? अहम क्या है? सबसे पहले अहम को समझते हैं। अहम है मैं का बोध। मैं मतलब सेल्फ। तो अब प्रश्न उठता है कि पंच महाभूतों का इसमें क्या रोल है, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? अब पंच महाभूतों में आते हैं भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतरिक्ष। आकाश के स्थान पर अंतरिक्ष शब्द अधिक प्रयुक्त रहेगा। अब इसमें से हम प्रत्येक को डिटेल में समझते हैं। भूमि जब हम कहते हैं तो उसमें सम्मिलित होते हैं खनिज, मृदा मतलब मिनरल्स, सॉइल्स एक्सेट्रा। अब सॉइल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सॉइल अर्थात मृदा मतलब मिट्टी वो तत्व है जो आधार है न्यूट्रिशन का। क्योंकि प्लांट्स को उसके न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, मतलब वनस्पति को उसका पोषण मृदा से ही मिलता है ना, 70 से 80%। अब प्रश्न उठता है कि वृक्ष इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, वनस्पति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर है कि वृक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी की ऊर्जा का मूल स्रोत तो सूर्य है, किंतु वृक्ष ही ऐसे जीव हैं जो सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा केमिकल कंपाउंड्स में चेंज कर सकते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा केमिकल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। यही प्रिंसिपल है फोटोसिंथेसिस का। और यही एनर्जी जो प्लांट्स के पास आती है, यही पूरी फूड चेन का बेस है, फूड वेब का बेस है। इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। बाकी सब तो कंज्यूमर्स हैं। अब पृथ्वी तत्व बीज का पोषण अकेले नहीं कर सकता कि अकेले पोषण करके उसे वृक्ष में विकसित कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए उसको आवश्यकता पड़ेगी जल की, वायु की, क्योंकि जल केमिकल रिएक्शन का आधार है। तो इसलिए हम जल को इस समीकरण से बाहर नहीं निकाल सकते। अब जल और पृथ्वी मिलकर भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो विकसित कर दे। कुर्सी में क्या कर रहे हो? क्षमा चाहूँगा मित्रों, पर हम कहाँ पर थे? हाँ, जल तत्व आधार है जीवन का।
क्योंकि केमिकल रिएक्शन का बेस है वो, कोशिका जो होती है उसके साइटोप्लाज्म का बेस है, इसलिए वो ज़रूरी है। अगर इसको और डिटेल में समझेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हर एक सेल का, उसके लिए महत्वपूर्ण है। पर फिर भी पृथ्वी और जल मिलकर भी इस कार्य को पूर्णतः नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें आवश्यकता पड़ेगी वायु तत्व की, क्योंकि बिना वायु के जीवन संभव नहीं है। क्योंकि प्राणवायु तो आधार है जीवन का, चाहे वो वृक्ष हो या मनुष्य हो या बैक्टीरिया हो। कुछ एक एक्सेप्शन है, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, किंतु मूल रूप से अपवाद तो हर स्थान पर होते ही हैं। तो उसके लिए वायु भी आवश्यक है। अब उसके बाद हमारे पास प्रश्न आता है कि इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जठर अग्नि जिसको हम बोलते हैं, वो भी अग्नि तत्व का ही एक स्वरूप है वो HCl है लिक्विड, पर उसका मूल तत्व, कारक तत्व अग्नि है, क्योंकि उसका प्रभाव अग्नि जैसा होता है ना। इसलिए प्लांट्स में भी ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए केमिकल्स होते हैं, बायो डिफेंस मैकेनिज्म जिनको हम बोलते हैं। इसलिए अग्नि तत्व भी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आता है कि फिर बचा आकाश तत्व, अंतरिक्ष तत्व। इसका क्या महत्व है? तो यदि हम इसे इसके सूक्ष्मतम स्तर तक तोड़ें, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, एटॉमिक लेवल तक, तो हम सभी जानते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो होता है रिक्त स्थान, अर्थात स्पेस, जहाँ पर ये सब कुछ घटित हो रहा है, जिसमें ये सारी चीज़ें स्थित हैं। वो इलेक्ट्रॉन से लेकर, प्रोटॉन से लेकर, न्यूट्रॉन से लेकर, मिजॉन्स, पाई मिजॉन्स, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, यहाँ तक कि अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे तो उसी अंतरिक्ष में, उसी रिक्त स्थान में, उसी तत्व में ब्रह्मांड भी स्थित है, सौरमंडल स्थित है, ग्रह, नक्षत्र, तारे, तारामंडल, ये सब भी उसी में स्थित होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आकाश तत्व महत्वपूर्ण है। अब हम ये समझते हैं कि ये सभी तो आधार तत्व हैं, तो हमारा निष्कर्ष ये निकला कि आज हमने ये जाना कि प्रकृति क्या है, किस प्रकार वो स्वयं को व्यक्त करती है, और किस प्रकार हम उसको अनुभव करते हैं, और पंच महाभूतों का उसमें क्या महत्व है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम ये जानेंगे कि इस प्रकृति को हम किस प्रकार अनुभव करते हैं, जो इन 8 गुणों से बनी होती है, 8 तत्वों से बनी होती है, जो हमने बोले, पंच महाभूत, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति। इन 8 तत्वों से जो सृष्टि बनती है उसको हम अनुभव कैसे करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे तन मात्राओं की, इंद्रियों की, मन की, और अंततः हम पुरुष तक पहुँचेंगे। ये अगले भाग में हम जानेंगे।
अब इससे रिलेटेड कोई डाउट हो किसी को तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। कोई प्रश्न हो तो कर सकता है, क्योंकि प्रश्न ही दर्शन के, धर्म के विकास का आधार है। प्रश्न ही उपनिषदों का आधार है। इसलिए यदि जब तक प्रश्न जीवित है तब तक धर्म का स्पंदन जीवित है, तब तक दर्शन का स्पंदन जीवित है, तब तक भारत का स्पंदन जीवित है। अभी के लिए मैं आप सभी से अलविदा चाहूँगा। हर हर महादेव, जय माता शक्ति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुख भाग भवेत्। भविष्य में आपसे पुनः मुलाकात होगी।